सर आपने काफ़ी हॉरर स्टोरी सुनाई, काफ़ी डरावनी स्टोरी सुनाई है जिनको सुनकर कभी यकीन नहीं होता, लेकिन वो रियल स्टोरी होती है। अभी हाल ही में मुझे आपने एक स्टोरी बताई जो सुन के मैं इतना खौफ में आ गया, इतना डर गया कि सच में क्या रियल में ऐसा हो सकता है। सर वो क्या स्टोरी थी जो हमारी जनता की बताई है? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी है एक ऐसे गाँव की जहाँ पर एक परिवार है, बेहद प्रतिष्ठित और सम्माननीय परिवार है। इनके परिवार में मम्मी पापा, लड़की है और एक लड़का, शिवदत्त, शिवबाला, हेमंत और करिश्मा। इनकी जो बेटी है ना करिश्मा, बेहद खूबसूरत है। ऐसा माना जाता है कि उसकी खूबसूरती जब वो बचपन से थी ना, हर एक इंसान छोटा सा बच्चा होता है खिलाने की कोशिश करता है जब आपको बहुत प्यारा लग रहा हो। इनकी करिश्मा इतनी खूबसूरत थी कि बचपन से ही जब भी कोई इंसान इसके पास आता ना, इसको गोद लिए बिना रहता नहीं था। धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। लाडो प्यार से पाला गया था। शिवदत्त और शिवबाला जो थे बहुत मेहनती इंसान थे। मेहनत कर करके जो रुपया इकट्ठा किया था उससे इनके सपने थे कि अपना घर बनाएंगे, मेरा बेटा ये करेगा, मैं जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, जब शादी करेंगे तो उनके लिए ये कर, बहुत होते हैं, हर एक माँ बाप के अपने सपने होते हैं, वैसे इनके शिवदत्त और शिवबाला के थे। लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। हेमंत जो इनका लड़का, जिनके ऊपर इनकी आस बहुत ज़्यादा थी, वो एक नंबर का अय्यास लड़का था। उसको जितना इन्होंने फैसिलिटी देने की कोशिश करी थी कि आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लोगों में नाम रोशन करेगा, उतना ही ये बदनाम करने पर पड़ा रहता था। घर का पैसा था, गाड़ी थी, सब कुछ अय्यासी करने में अपने दोस्तों के साथ घूमता, रात में 11-12 बजे आता। और शिवदत्त जब पूछते बेटा थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर भी ध्यान दो, तो शिवदत्त से भी वो सही से बातचीत नहीं करता था। इस बात से शिवदत्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन समाज की बात थी कि अपने घर की बात बाहर ना जाए, तो कभी तेज चिल्ला कर नहीं बोलते थे, घर के अंदर कमरे में उसको बोलते थे। एक समय जब ऐसा हुआ कि हेमंत इतनी उसकी क्रूरता, इतनी बदतमीजी सब बढ़ती गई, तो शिवदत्त ने भी उसको बोलना बंद कर दिया। हेमंत की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि इसको ना किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी इसको लिए चलेगा। इसको चैलेंज लेना बहुत पसंद है। होते कुछ लड़के जिनको एडवेंचर में बड़ी मज़ा आती है। हाँ। जंगलों में घूम रहे हैं, 3-4 लड़के गाड़ी लेकर किसी कब्रिस्तान में बैठ गए, किसी शमशान घाट में बैठ गए। ये वो समय है जब आसपास होली थी, वही मार्च का शायद महीना था। होली के आसपास का जो वातावरण होता है बेहद नकारात्मकताओं से भरा होता है। ये बात तो आपको पता होगी। जी सर। हेमंत को नहीं भरोसा था। हेमंत कहता था ये जितने भी आत्माएं हैं सब मेरे साथ बैठ जाएं, मैं उनको बेवकूफ़ बना दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर। अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। शिवबाला ने इनको बोला था बेटा होली का माहौल है, चौराहों से बचकर जाना, चौराहे जागृत होते हैं, जादू टूना टोटका होता है। हेमंत इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता था। उसके दोस्त भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते थे क्योंकि सब संगत वाले असर चोर चोर मोसेरे भाई। एक दिन की बात है वही होली के कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है। ये शमशान घाट पर बैठे थे और बातें कर रहे थे, फुहड़ता वाली बातें चल रही, दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। उसी में इनका एक दोस्त था सुशील। उसको इसकी बहन बड़ी पसंद थी। दारू जो बहुत ज़्यादा चढ़ गई तो सबके अंदर की बातें निकलने लगी। सुशील ने हेमंत से बोला तुम्हारी बहन ना, दिल आ गया मुझे तुम्हारी बहन पर, इतनी खूबसूरत मुझे लगती है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। ये दोनों बातें कर रहे थे। सुशील जो है हेमंत को उसकी बहन के बारे में बताते बताते इतना बह गया जो शायद हेमंत को नहीं बताना चाहिए था। किसी भाई को अपने बहन के प्रति वो भी बता डाला कि कितनी खूबसूरत है, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये सब बता दिया। हेमंत को बड़ा गुस्सा आया। भले ही दारू पी थी लेकिन छन्नस दारू उसके उतर गई जब अपने बहन के बारे में इतना सब बोला, इतना सब सुना। तो तारीफ भी कैसे, शरीर के गठीलेपन की तारीफ। जब वो चलती है तो कैसे लगती है, सुगंधित परफ्यूम डालती है तो मेरा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हेमंत मैं तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है, मेरे बनोगे साला जीजा जो होता है। हेमंत को गुस्सा आ गया, बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। 2 ग्रुप बट गए, एक इनको संभालना, एक इनको संभालना। लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि हेमंत ने सुशील को पत्थर मार दिया। सुशील वहीं भी है। हेमंत को जबरदस्ती पकड़कर इनके दोस्त लोग जो है घर लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में समझाया हेमंत को, अरे छोड़ो, दोस्त है क्या, तुम्हें छोड़ दो उसको, तो है ये बदतमीज, कल से उसको ना बुलाना, दोस्ती में नहीं रखेंगे। अगर किसी की नीयत ऐसी खराब अपने घर वालों के प्रति, तो हेमंत भी नॉर्मल हो गया। इनके और भी दोस्त थे, अच्छे थे, और भी एक लड़के का नाम आदेश वगैरह था। तो ये सब साथ में चले आ रहे थे। तो रास्ते में कहीं पर नींबू पड़ा हुआ था। हेमंत तो था ही बदतमीज चैलेंज लेने की बात। लगे मैं नींबू पे पैर रख के दिखाऊँ क्या, तुम तो कर ही दोगे। हेमंत गया, पैर रख दिया, कुछ नहीं हुआ। वो घर आया, लेकिन जैसे वो घर में एंट्री करता है उसको अंदर से आभास होता है कि कुछ अजीब सा उसके साथ भारीपन लग रहा है। उसका जो शरीर है, जो उसकी चाल है, वो भारी हो चुकी है। वो घर के अंदर जब प्रवेश करता है
बड़ा अजीब सा लगने लगता है, इसको दुर्गंध सी फील आने लगती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है इसके, लेकिन इसको बिलीव नहीं होता है। उसको लगता है कि पता नहीं शायद दारू और पिए सर चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। जाता है 12-1 बजे के बीच में घर के अंदर अपने बेड पर आकर सो जाता है। शिवदत्त ये सब देख रहे होते हैं। शिवदत्त आकर बोलते हैं कहाँ से आए हो? कोई जवाब नहीं। अंदर गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, सो लिया। हेमंत सुबह उठता है, इसकी दारू वगैरह उतर जाती है, अपना तैयार होता है, फिर अपना घूमने उमने निकल जाता है। एक रात की बात होती है कि करिश्मा अपने कमरे में लेटी हुई थी और रात वही 12 से 2 बजे के बीच था। होली हो चुकी थी, होली के 2-3 दिन की बात है। सब रंग वंग लगा हुआ था। हेमंत भी दारू वारू पी के घर शायद आया होगा रात में। तो हेमंत आज थोड़ा अजीब लग रहा था, उसके बर्ताव में अजीब सा था। वो गया करिश्मा के कमरे में। हालांकि हेमंत कभी करिश्मा के कमरे में नहीं जाता था, वो अपने कमरे में रहता था, करिश्मा अपने कमरे में रहती थी। और करिश्मा सो रही थी जब, तो हेमंत करिश्मा के पास जाता है, उसे बड़ी एक अजीब नज़र से देखता है। एक कामुकता अपनी बहन के प्रति अच्छी नहीं होती है मोरल के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर थी। उसको उस दिन अपनी करिश्मा बहुत पसंद आ रही थी। वो करिश्मा को देखकर अपने आप को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे चादर खींचने लगा करिश्मा की। वो धीरे धीरे चादर को जब खींच रहा होता है, उसको अंदर से अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। उसका मन तो करता है मैं कर क्यों रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आज उसको अपनी करिश्मा का चेहरा बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे और जब चादर खींचता है तो चादर लगभग इधर कमर तक आ जाती है और उसके अंदर कामुकता धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही होती है अपनी बहन के प्रति। और ये अचानक से करिश्मा की आँख खुलती है और देखती है कि हेमंत, तुम भैया यहाँ सामने, यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा भी डर गई। अचानक से क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या भाई, कोई दिक्कत है, कुछ सब ठीक है? बोला कुछ नहीं। हेमंत भी एकदम नॉर्मल हो गया, इसे चादर इसने छोड़ दिया। लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्यों अचानक अंदर से आया कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। करिश्मा भी सो गई, बातें बातें हुई, अपना वो फिर से चादर उधर ऊपर करके सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कमरे में गया था जब, फिर कमरे से वापस आया अपने करिश्मा के कमरे में और उसकी चादर के अंदर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज करिश्मा इसको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि करिश्मा से चिपट कर सोता है। करिश्मा को अजीब लगा कि पता नहीं कौन पीछे से हाथ लगाए हुए। करिश्मा पीछे देखती तो देखती कि हेमंत उसके चिपटा हुआ है। करिश्मा सोची कि पता नहीं क्या होगा, भैया सब ठीक है, क्या हुआ? उसको अंदर से अजीब लग, लड़की है, उसको पता चल जाता है कि किस नज़र से या किस इंटेंशन से कोई आया है उसके पास। करिश्मा घबराई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हेमंत ने और ज़्यादा उसको जकड़ लिया। उसको छोड़ा नहीं पा रहे थे। एक लड़की है, एक लड़के में इतनी दम होती कहाँ ही छोड़ा पाओगी। बहुत कोशिश करी लेकिन हेमंत उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बार बार ऐसे हाथ चलाती, हेमंत छोड़ो, हेमंत छोड़ो, अजीब सा। थोड़ी देर के बाद हेमंत उसको छोड़ देता है और हेमंत अपने कमरे में चला आता है। करिश्मा को अजीब लगता है, उसने अपने अंदर से जो सिटकनी है वो बंद कर लेती है। रात भर सिसक सिसक कर सहम कर बैठी है बेड पर। सुबह होती है, जाती है पापा के पास। होता लड़कियां जो होती हैं ना, अपने पापा को बता नहीं पाती कि अपने पापा को ये मैं क्या बताऊं कि भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन इसने हिम्मत करी और शिवबाला यानी कि जो उनकी मम्मी है, मम्मी को बताती, मम्मी पता है रात में क्या हुआ था? हेमंत मेरे कमरे में आया और उसने मेरा चादर खींचा तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा। मेरी जब आंखें खुली तो हेमंत दिखा सामने। मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता हो डर गया हो या कोई बात हो या कुछ मुझसे पूछने आया हो। मैंने ऐसे पूछा, फिर वो वापस जब कमरे में चला गया, फिर वो वापस आता है और मैं सो रही होती हूँ। मुझे अचानक फील होता है कि कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है और जब मेरी आँख खुली तो मुझे हेमंत जकड़ कर बैठा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अपने आप को छुड़ा पाऊँ, लेकिन हेमंत छोड़ नहीं रहा था मुझको। मम्मी बोली तुम पागल हो गई हो, सपना देखा है कोई? तुम्हारा भाई हेमंत ऐसा करेगा क्या? बुलाएं हेमंत को। लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। बोले भाई के सामने बहन है, वो नज़र है, वो संस्कार आ जाते हैं, सब होता नहीं। एक रात बीत जाती है, 2, 3, 4, 5 रातें बीतती हैं, कुछ नहीं। एक रात फिर वही होता है। कमरे में हेमंत आता है, पीछे से उसको पकड़कर सोने की कोशिश करता है। इस बार वो हदें पार करने की कोशिश करता है, कपड़े नोचने की कोशिश करता है। अचानक से चिल्लाती है जब ये करिश्मा, तब उसको फिर छोड़ देता है, फिर अपने कमरे में भाग जाता है। अब इसको रहा नहीं गया, इसने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसी बात है, आज फिर ऐसा हुआ है। हालांकि इनकी मम्मी ने पापा को पहले बताया था तो उनको ये सब कनेक्ट था कि कुछ तो हुआ है। जब ये करिश्मा ने दोबारा ये चीज़ें बताई तो शायद इन लोगों को थोड़ा सा तो भरोसा था और थोड़ा सा अजीबपन लग रहा था। तो करिश्मा ने बोला कि मम्मी पापा दोनों लोग साथ में बैठे, तो बोला मम्मी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, एक काम करिए, अब से आप हमारे या तो कमरे में रुकेंगी
या तो अगर कुछ ऐसा होगा मैं चिल्ला दूंगी तो आप जो है देख लीजिएगा। 2-3 दिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हेमंत यही करता है, उसके कमरे में आता है, चादर खींचता है, चिपक के सोने की कोशिश करता है, कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, बहुत दम लगाकर ये छुड़ाने की खुद को कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। तो जब चिल्लाती है फिर वही इनके मम्मी पापा वहाँ बाहर से आते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं कि क्या सच में लड़की सही बोल रही थी हमारी। तो देखा सच में हेमंत उसको ज़बरदस्ती ये जो बदन से कपड़े होते हैं ये फाड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये पापा को कोई भी पापा देख नहीं पाएगा कि उसकी बहन को कोई ऐसे भाई हरकत ऐसी कर रहा है। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, हेमंत हेमंत छोड़ दे, चिल्ला रहे, हेमंत नहीं छोड़ता। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी दम कहाँ कि एक बार में तोड़ दे। बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा टूट जाता है। हेमंत को पकड़ा, छोड़ छोड़, हेमंत तब भी नहीं छोड़ रहा है। आज पता नहीं हेमंत के अंदर अजीब सा क्या हो गया था कि हेमंत ना मम्मी की बात मान रहा है ना पापा की बात मान रहा है। जहाँ एक बार चलो पापा की बात नहीं मानता था, अपनी मम्मी की बात तो मानता ही था। तीनों लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेमंत छोड़ने को तैयार नहीं। पापा को बहुत तेज गुस्सा आया, जैसे तैसे उन्होंने उसको छुड़ाया हेमंत को और धक्का दे दिया। ये बात है 2 मंजिल पर ये लोग काम कर रहे थे और मंजिल के जस्ट बगल में कमरा था। दरवाजे से हेमंत लड़खड़ाता हुआ जो बालकनी होती है वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इनके घर में, तो कई जगहों पर जो खंभे होते हैं छोड़ दिए जाते हैं, सरिया निकली हुई, उस सरिया पर जाकर हेमंत गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि सरिया बिल्कुल यहाँ से घुसी थी और दिल से सीधा निकली हुई थी। इन लोगों के लिए बड़ा अजीब था। पापा कौन चाहेगा कि हमारा लड़का ख़त्म हो जाए। हाँ, छुड़ाने का इंटेंशन था, मारने का नहीं था कि मार डालेंगे, ऐसा तो सोचे नहीं था। ये तीनों लोग ऊपर से देखते हैं कि अचानक से उनका सरिया एकदम पेट के बल से इधर से निकला हुआ है। तीनों एकदम डर गए। करिश्मा, शिवदत्त जी, शिवबाला जी, तीनों दौड़ते दौड़ते नीचे आए, देखा कि पूरा एकदम अंदर है। हेमंत हेमंत जान ही नहीं बची, वो ख़त्म हो चुके। तीनों बहुत ज़्यादा रोने लगे। करिश्मा भी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी कि भैया, मतलब होता है कि इतना किसी को शायद ना बुरा लगे, लेकिन बहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फूट फूट कर रो रही थी। भले गलत था हेमंत, लेकिन फिर भी दया प्यार तो अपने परिवार में होता ही है। लेकिन एक डर भी था कि अगर ये बात कहीं बाहर चली गई तो जो मैंने समाज में कमाया है, इतना सम्मान प्रतिष्ठा, 2 मिनट में पानी पड़ जाएगा। लड़का बदतमीज़ था, लोग शिकायतें करने आते थे, लेकिन मेरा लड़का मेरी बहन के साथ गलत करेगा जिसकी वजह से उनके पिताजी ने उसको ख़त्म कर दिया। ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगती है समाज में अगर जाती, तो शायद कल को उसकी बहन की शादी होने पर तक दिक्कत होती। भले लोग बिलख रहे थे, लेकिन इतना दिमाग तो शिवदत्त जी का चल रहा था कि बाहर नहीं जानी चाहिए बात। हेमंत को वहीं निकालते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हेमंत की अकस्मात अचानक ख़त्म, मतलब मृत्यु हो गई। दाह संस्कार की पूरी क्रिया होती है, लोग आते हैं, लेकिन लोगों के अंदर और इनके जो दोस्त थे सुशील, आदेश, ये सब लोग आते हैं। हालांकि सुशील से तो लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर भी आया था, मर जाएगा तो कोई इंसान आएगा ही ना। तो सब जब गए तो सबको ये तो पता था कि हेमंत को हुआ कुछ नहीं था, हंस खेल के घर गया था, ना कोई टेंशन है, मर कैसे सकता है। जब जानने की कोशिश करी तो पता चला कि इन्हीं के घर के थोड़ी सी दूर पर एक घर था जहाँ पर उस समय कोई लोग बाहर टहल रहे थे और उन्होंने कुछ गिरते हुए नीचे देखा था। तो ऐसे अफरा तफरी में बातें फैल गई थी कि हेमंत ऐसे मरा नहीं है, कोई और वजह है। वजह जब पता करने की बात आती है तो हर कोई इंसान खरोच लेता कहीं ना कहीं से। इनको भी शायद लोगों को पता चलने लगा था कि हेमंत की ज़बरदस्ती हत्या करी गई, लेकिन किसी को क्या ही मतलब है, मर गया। दाह संस्कार हुआ, समय बीतता है, 13वीं कंप्लीट करी जाती है। 14 दिन 15 दिन घर में अजीब सा शोक का माहौल है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा यहाँ पर किसको लग रहा होगा, सोच के बताइए। उसकी बहन को। करिश्मा बहुत रोती थी, सहमी से रहती थी, उसको अजीब सा लगता था, न किसी से मिलती थी न कुछ। धीरे धीरे 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत गए। स्कूल भी जाती थी तो बंद कर दिया था, मन कहीं लगता नहीं था, घर में बेचैनी लगती थी। तो एक बार की बात है कि इनकी एक दोस्त है जिसका नाम है कोमल, उसकी शादी होती है, लड़की की, करिश्मा की फ्रेंड कोमल। तो शादी का निमंत्रण आता है, करिश्मा आना जरूर। अब ऐसा माहौल है कि घर से बाहर अपनी बिटिया को भेजने पर शिवदत्त जी और शिवबाला जी दोनों तैयार नहीं होते। एक लड़का चला, डर बैठ गया, एक लड़का चला गया, लड़की। अच्छा, उस समय जिस दिन इनकी शादी थी करिश्मा पीरियड में भी थी, मम्मी को बात पता थी। तो करिश्मा बोलती कि पापा मैं चली जाऊँ, मेरी एक ही तो दोस्त है मेरी अपनी। और फिर बड़ा अजीब सा घर का माहौल है, ना अच्छा लगता है, ना कुछ सोचने में मन करता है, ना कुछ करने मन करता है। चली जाऊँ, शायद इसी बहाने कुछ मन बहल जाए।
मना करती मम्मी पापा, नहीं बेटा ऐसा नहीं, रात हो जाएगी, वहाँ मत जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा से बोलते इनके पिताजी। बहुत जिद करती है, गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है, गिड़गिड़ा ही रही होती है एक हिसाब से कि मुझे जाने दो और एक बार हो आऊँ जाके, जल्दी आ जाऊँगी पापा, परेशान ना हो। रात के 9 बजे के 10 बजे आसपास, मतलब जल्दी वो कोशिश कर रही थी कि आ जाए। तो पापा लोग माने नहीं, मम्मी भी नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने मना लिया। आज बड़ी खुश थी करिश्मा, क्योंकि शायद कुछ तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नयापन देखने को मिलता। वही बेचैनी शोक से अलग होकर कोमल को उसने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो कोमल ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी दूसरे इसके दोस्त ने उठाया होगा। लेकिन वही शाम के 7 बजे के आसपास की बात है, करिश्मा पहुँच जाती है कोमल के घर। वहाँ शादी का माहौल है, सब बढ़िया खुशी माहौल, बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, कोई इधर है कोई रिश्तेदार, खूब देख के चकाचौंध एकदम, ये भी खुश। थोड़ी दूर से आवाज़ आती है करिश्मा, तो पीछे पलट कर देखी तो कोमल थी। कोमल कहते मुझे पता था कि तुम आओगी नहीं, लेकिन तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा। आपस में दोनों बातचीत करते हैं। अच्छा, आज करिश्मा देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, पिंक कलर का गाउन पहना था या पेंडल्स हल्के पिंक पहने थे, खूब सजी संवरी थी, अपने आप से आज मेकअप किया था बड़े दिनों के बाद, बालों को घुंघराले बाल बनाए हुए थे, ये मेकअप था, पूरा लहंगा पिंक था और फिगोरी बहुत ज़्यादा थी, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लगभग हर कोई इंसान एक बार करिश्मा को देखे बिना रह ही नहीं पाता था, नज़र सबकी घूम फिर के चली जाती थी। खूबसूरत लग रही, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। वैसी लड़की यूँ कहें कि शादी पार्टी में जो थी ना, इनकी खुद कोमल सजने के बावजूद भी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी कोमल लग रही थी, करिश्मा लग रही थी। अच्छा, कोमल का भाई भी था एक, तो वो भी देखा कि इनकी बहन बड़ी अच्छी है। जैसे बातों बातों में होता नहीं, भाई वगैरह होते हैं अपने दोस्त के, थोड़ा लाइन वाइन मारते हैं, वो भी कोशिश कर रहा था लाइन वाइन मारने की। शादी जाता है, उसको कुछ खाना वाना खिला देता है, उसके लिए प्लेट लगा देता है। कोमल ऐसे ही तंज में बोलती है, ऐसे टांड मारने के, बड़ी जम रही भैया तुम दोनों की, क्या बात है। और भी फ्रेंडें होती एक दूसरे से मज़े लेती हैं, ये सब चल रहा था। शादी पार्टी की बात है, रात बज जाता है 9 से 10। अच्छा, बारिश होने लगी अचानक, सब अफरा तफरी मच गई, क्या करा जाए, सब टेंट माहौल बाहर पड़ा हुआ, सब उठा के रखने लगे, सब लोग अंदर आ गए। इसको अंदर से बड़ा घबराहट ये होने लगी कि पापा और मम्मी को मैं वादा करके आई थी कि 8-9 बजे तक आ जाऊंगी, अब बताओ बारिश होने लगी, अब जाए कैसे। अच्छा भी नहीं लगता है कि तुरंत छोड़ दो, किसी की शादी है और ऐसा जब माहौल हो जाए तो रुक कर थोड़ा आना बनता है। 11 बज जाता है, धीरे 11:30 बज जाता है। तो कोमल से बोलती है कि मुझे ऐसा करो ना, मुझे छोड़वा दो, और मैं इस समय फ़ोन करूँगी पिताजी को तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, और मैंने उनको बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी और अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो कोमल कहती है अपने भाई से, ऐसा करो कि तुम जाओ, करिश्मा को घर छोड़ दो। रात हो चुकी है 11-11:30, बारिश भी हो रही है। अच्छा, करिश्मा का जो घर है वो कोमल के घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोमल बोल देती जाओ भाई, छोड़ के आओ। इनके भाई का नाम पंकज है। तो पंकज अपनी कार निकालता है और बिठाता है करिश्मा को, लेकर जा रहा होता है। इनके दोनों जो घर हैं, घर के बीच में ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जंगल का है, क्योंकि गांव के बीच में क्या होता है, कुछ अपना शहर हो तो बिल्डिंगें खड़ी हैं, वहाँ कुछ नहीं, बस खेत खलिहान, बबूल के पेड़ और बड़े बड़े पेड़। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो जब ये कार से जा रहे थे दोनों, तो पंकज ने धीमा धीमा एक गाना लगाया जो थोड़ा सा सैड था, थोड़ा सा पुराना था। पंकज को बहुत पसंद था पुराने गाने, और फिर पुराने गाने पसंद किसी को क्यों ना हो। बारिश का मौसम है, रात है और बढ़िया गाने चल रहे हैं, स्मूथ धीरे धीरे। लेकिन करिश्मा को जो है ना, सैड गाने बिल्कुल नहीं पसंद था। वो कहती पंकज क्या कर रहे हो, सब अजीब अजीब से गाने बजा रहे हो, बोरिंग, ऑलरेडी भी मैं इतना सब ड्रामेटिक जोन से निकल के आई हूँ और फिर तुम इधर इतने बुरे बुरे गंदे गंदे गाने बजा रहे हो। तो पंकज कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता गाने की पसंद क्या है। गाने यही बहुत अच्छे होते हैं, 90s के सॉन्ग बज रहे हों, बढ़िया हल्की हल्की बौछार हो। अच्छा, चांदनी मौसम था, हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी और सड़क के किनारे किनारे वो लंबे लंबे पेड़ बड़ा डरावना सा माहौल क्रिएट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं सामने, बड़ा धुंधला धुंधला सा, बारिश की वजह से एकदम ठंडा ठंडा सा। और करिश्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। पंकज बड़ा खुश था क्योंकि उसकी पसंद उसके बगल में बैठी, पसंद थी या नहीं थी, लेकिन वो अट्रैक्ट तो हो गया था करिश्मा से। तो करिश्मा बोलती है कि तुम क्या धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तेज़ चलो, मुझे जल्दी जाना है। क्या बताऊंगी पापा को, जल्दी बोल कर आई थी और तुम धीरे धीरे चला रहे हो गाड़ी, नहीं चलाना तो मुझे सिखा दो, मैं चलाऊँ। हंसी मजाक भी रास्ते में चल रहा है थोड़ा। तो गाड़ी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती, लगभग आधी रास्ता हो जाता है। करिश्मा को अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो रहा है, पंकज को मज़ा आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा,
याद रखना कि उस लड़की के पीरियड्स हैं, इस पूरे माहौल में उसने कुछ चेंज नहीं करा हुआ था, तो वो और भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मन भी थोड़ा सा चेंज हो रहा था, मूड स्विंग वगैरह, मूड स्विंग। तो फिर उसे चिल्ला के से बोलती कि जल्दी चलो पंकज, क्या है वहाँ पर धीरे धीरे कर रहे हो, 12 बज गया, धीरे धीरे देखो। पंकज कहता तुम परेशान ना हो, हम ऐसा करते हैं जल्दी चलते हैं, एक शॉर्टकट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बगल में एक शॉर्टकट है। पंकज वहाँ पर गाड़ी घुमा देता है, क्योंकि अभी लंबा रास्ता है और शॉर्टकट इसको पता था, पंकज उसी एरिया का था। तो पंकज जब इस शॉर्टकट से जा रहा होता है और जा रहा होता है, गहरा जंगल आता है, और गहरे जंगल पता नहीं क्यों अचानक से गाड़ी उसकी खट 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 करती है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। फिर ये चलाने की कोशिश करता है तो पता चला कि गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। तो पंकज ने सोचा पता है ऐसा क्या हो गया, हो सकता बारिश की वजह से गाड़ी ठंडी हो गई हो, चलो उतर कर देखता है। देखा उतर के, बोनट खोला, धुआं धुआं सा हल्का, सोचा शायद बैटरी में कोई दिक्कत हो। अपना जितना मैकेनिक आता है एक इंसान को ट्राई करता है बैटरी सही करने की। जहाँ पर गाड़ी खराब हुई है उसके जस्ट बगल में शमशान घाट है, और वो शमशान घाट कोई नॉर्मल शमशान घाट नहीं है, श्रापित शमशान घाट है। एक बार की बात है जब इस शमशान घाट के कुछ प्रेत झुंडों ने इतना आतंक मचाया था कि वहाँ के तांत्रिकों ने और बाबाओं ने संगठन बनाकर इस शमशान घाट में एक दरवाजे का निर्माण करा था, और पूरे शमशान को बांधकर, बंधन लगाकर वहाँ पर एक धागे से बांध दिया गया था, और पूरे इलाके को ये बोल दिया गया था कि भूल कर भी कभी भी इस शमशान घाट में लाशें नहीं जलाई जाएंगी। समाधि बना दी थी, समाधि नहीं, मतलब उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया था शमशान घाट कि खोला नहीं जाएगा। इतना श्राप है, अंदर कुछ था जिसको नहीं खोलना चाहिए, और अगर वो खुल गया तो वो भीषण आतंक उत्पात मचेगा, शायद किसी के संभालने बराबर ना हो। सालों से बंद है, 100-200 साल से, और वहीं पर आगे गाड़ी खराब हो जाती है। तो बोनट के सामने अंदर बैठी करिश्मा, सामने है पंकज जो बोनट खोलकर चेक कर रहे हैं। समझ में आया नहीं क्या करें, बोनट बंद करता है, सामने से इशारा करता है करिश्मा। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। फिर करिश्मा कहती अब और दिक्कत हो गई है, उधर पापा गुस्से में है, उधर तुम्हारी गाड़ी खराब, मैं कह रही थी जल्दी जल्दी चलो, तुम धीरे धीरे चल रहे थे, खराब हो गई ना, तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनने को मिलेगा। वो चिल्लाने लगी करिश्मा पंकज के ऊपर। पंकज बोलता है तुम परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मेरे संपर्क में जानने में थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक है, और अगर दुकान खुली होगी तो ठीक है, वरना थोड़ी ही दूर पर घर है, मैं उसको बुलवा कर यहीं पर लेकर आता हूँ, तब तक तुम अंदर रहना और दरवाज़ा खोलना नहीं, यहीं पर रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से चला जाता है। करिश्मा अंदर होती है, समय बीतता जाता है। करिश्मा को ये सब नहीं पता था कि वहाँ शमशान है क्या नहीं। वो आराम से बैठी अपने हिसाब से प्लेलिस्ट पर गाने बदलती जो उसको समझ में आता है, लेकिन उसके पसंद के कोई गाने थे ही नहीं। बोलती पता नहीं कौन पागल है पंकज, कौन से ज़माने में रहता है, ढंग के कोई गाने नहीं, और ऑलरेडी उदास बैठी टेंशन में, तो कोने में बैठ गई। अचानक उसकी हल्की सी नींद लगने लग रही थी। रात 12 बजे, कहीं बाहर पार्टी जाओ तो लगता है थोड़ा सा थकान सी, उसको भी थकान लग रही थी। अचानक कोई गेट खट 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 करता है, तो पलट कर देखा तो कोई नहीं। पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि आओ काम हो गया, आ जाओ, अब बाहर निकलो, देखो थोड़ी मदद करो आके, काम हो गया, बन गई बस। तो बोली कि यहाँ पर आवाज़ तो पंकज की जैसी लग रही है और पंकज दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर वो शांत बैठी, फिर आवाज़ आई, करिश्मा बाहर आओ, मदद कराओ आके, थोड़ा पकड़ लो आके इसको। तो करिश्मा जब दरवाज़ा हल्का खोलती है, देखती पंकज की आवाज़, तो चलना पड़ेगा। दरवाज़ा खोली, बाहर उतरी तो देखो पंकज है ही नहीं। पंकज की आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी, गाड़ी के थोड़ा सा दूर। फिर वो आवाज़ को सुनती सुनती उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रही थी, और ये आवाज़ भी अजीब सी थी जो उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी कि वो मेरे पास आ जाए। पंकज कह रहा है कि थोड़ा सा और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आओ, ये देखो मैंने पकड़ लिया है, तुम भी पकड़ा लो, फिर आगे आओ, आगे आओ। और ऐसा करते करते इस आवाज़ के सहारे करिश्मा वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर शमशान का घाट का गेट था। तो बोलती है कि पंकज तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो पंकज बोलता है कि मैं अंदर आया हूँ और थोड़ा सा सामान लेना था, रेंज नहीं मिल रही थी, तो यहीं पर अंदर एक बाबा रहते हैं, उन्हीं के घर के पास मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं लेकर आ रहा, तो मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आ जाओ, दरवाज़ा खुलवा दो आके। तो करिश्मा बोलती है लेकिन ये तो दरवाज़ा तो बंद है, दरवाज़ा तो बहुत सालों से लग रहा है ऐसा बंद है, पूरी लटाएं पड़ी हुई हैं,
लोहे का जंग लगा हुआ दरवाज़ा है, उस पर कुछ धागा लिपटा हुआ था, कलावा लाल कलर का। तो आवाज़ आती है कि इस दरवाजे को तोड़ दो, यानी कि धागे को तोड़ दो और अंदर आ जाओ। क्योंकि मैं जब अंदर जा रहा था दरवाज़ा बार बार खुल रहा था, तो मुझसे बंद नहीं हो रहा था, मैंने इसको धागे से बांध दिया था, तुम इसको खोल के आ जाओ। करिश्मा समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ी में और पंकज की बात पर और घर वाले में इतना हड़बड़ में आ गई, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। इसने बोला कि सोचा रुकी, नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर अचानक से तेज आवाज़, खोल रही हो नहीं खोल रही हो, समझ नहीं आ रहा तुमको एक बात की, चलना है कि नहीं चलना घर, पापा चिल्लाएंगे तुम्हारे, जल्दी करो जल्दी काम हो जाए चलें। अंदर से उसको आदेश जैसा लगा कि कोई हावी हो रहा है। इसने हड़बड़ाहट में उस धागे को पकड़ा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं, इतनी जल्दी से नहीं टूटा, 2-3-4 लिपटे थे और मेहनत करी, चट टूट गया। धागा तो टूट गया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मेहनत से ताकत लगाया, दरवाज़ा खोला। आज जब दरवाज़ा खुला ना, बारिश एकदम रुक गई, एक अजीब सा सन्नाटा आसपास हो गया। जो चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ थी बंद हो गई। कुछ ऐसा लगा जो सालों से दफन था, सालों से बंद था, आज वो जागृत होने की कोशिश कर रहा था। एक हल्की सी चमक उस दरवाजे के खुलने पर आई और ऐसा इसको लगा कि झक से ऐसे दरवाज़ा खुला, पूरा फोर्स से कोई इसके अंदर आ गया हो जैसे। इसको अजीब सा झटका लगा, जैसे कोई बहुत गहरी निद्रा में चला जाता है, इसको ऐसा ही फील हो रहा था। आंखें भरी भरी, होठ सूख रहे थे, कदम जो उसके पैर थे वो भारी हो रहे थे, वो चलने पर मजबूर हो रही थी, चल नहीं पा रही थी सही से। जब पैर आगे बढ़ाती तो उसको लगता कि कोई 100-200 कुंटल सामान पीछे पड़ा हुआ है, उसको धक्का लगा कर आगे खींचेगी। लेकिन वो आवाज़ फिर से आती है, बहुत बढ़िया किया तुमने करिश्मा, आज जो तुमने ये काम किया है मैं तुम्हारा हो गया। वो अजीब सी आवाज़ उसको सिर्फ कानों तक जा रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। करिश्मा आगे बढ़ती हुई जा रही थी। करिश्मा जैसे जैसे अंदर जा रही है उसको ऐसा अजीब सा लग रहा है और उसको लग भी रहा है कि कोई इसको खींचने की कोशिश कर रहा हो। करिश्मा का दिमाग तो चल रहा है लेकिन शरीर पर उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। पीछे से एक हाथ आता है, इसके कंधे पर पड़ता है। पलट कर देखती है तो देखती है कि पंकज खड़ा है। पंकज बोलता है कि तुम अंदर क्या कर रही हो? तुमको तो मैंने बोला था कि कार के अंदर बैठो, और मैंने देखा कि तुमने शमशान का दरवाज़ा भी खोल रखा है और तुम अंदर टहल रही हो। तुम्हें पता है श्रापित शमशान है, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तुमने क्या कर दिया है? दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था तुमको। उसको पता था पंकज की स्टोरी वहाँ की। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सुन तो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सुन रही हो समझ में नहीं आ रहा हो, आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी लगातार पंकज को देख रही हो। होठ में अजीब सी थरथराहट थी कि जैसे वो किसी को कुछ बताना चाह रही हो, बोलना चाह रही हो कि मैंने कुछ महसूस करा है, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करती तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। पंकज उसको दोनों कंधों से पकड़ता है, ऐसे झकझारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है पंकज, बाहर की तरफ खींचते हुए लेकर आता है कि चलो चलो चलो, देर हो रही है, कार के अंदर बैठो चल के। पंकज को लग रहा था कि कुछ दिक्कत है, कार की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही दरवाजे पर ये दोनों पहुंचते हैं, एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये फिर बंद हो जाता है। लेकिन पंकज चतुर था, जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ तुरंत उसने लात मारा और इसी वेग की वजह से वो दरवाज़ा फिर से खुल गया और पकड़ के हाथ करिश्मा का इसने बाहर निकाल लिया। और करिश्मा को एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम जा तो रही हो लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। करिश्मा बोलती पंकज से, तुमने कुछ आवाज़ सुनी क्या? पंकज बोला कुछ नहीं, कुछ आवाज़ सी आई, कुछ नहीं। तो बोला कि पंकज आओ कार में बैठो आके। दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं और ये घर जाती है। अब जैसे ये घर पहुंचती है वैसे ही 3 लगभग तो बज ही चुका था और इनके मम्मी पापा तो वैसे आग बबूला बैठे थे। मम्मी जग रही थी, पापा भी जग रहे थे। तो मम्मी ने पूछा कि लगता है तुमको समय का होश नहीं है, इतनी रात हो गई है और किसी अच्छे घराने में लड़कियां रात में आती हैं क्या? तुम भूल गई हो सिखाए हुए संस्कार? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? करिश्मा को जवाब नहीं दे रही है। फिर मम्मी पूछती कितनी देर हो गई, कहाँ थी, क्या कर रही थी, और तुम्हें फ़ोन कर रही थी मैं, तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी, जवाब दो इसका। इन करिश्मा जवाब ही नहीं दे रही। पापा बोले समझ में आ रहा है कुछ, बोलो कहाँ गई थी, कितनी देर से? ना कोमल फ़ोन उठा रही है ना करिश्मा फ़ोन उठा रही, मतलब तुम ना फ़ोन उठा रही हो, कुछ जवाब दोगी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, परेशान हो रहे हैं।
लेकिन तुम्हारे पास कुछ समझ में नहीं आता है, तुम भी लगता है हेमंत के जैसे बनती चली जा रही हो, तुम भी बिगड़ जाओ, एक औलाद चली गई दूसरी भी चली जाए, चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन करिश्मा कुछ बोल ही नहीं रही। अब एक होता है ना कि सामने तुम किसी को बुला रहे हो, समझा रहे हो, या कुछ बता रहे हो, या धमका रहे हो, या डरा रहे हो, और सामने वाला जवाब ना दे तो और ज़्यादा गुस्सा बढ़ती है। इनके पापा और ज़्यादा गुस्सा हो गए। बोल। आज पहली बार चिल्लाया था इन्होंने करिश्मा के ऊपर हेमंत के बाद। इतनी देर के बाद करिश्मा पीछे पलट कर देखती है, ए बुड्ढे, थोड़ा औकात में। अजीब तरीके से बोली करिश्मा। बड़ी अजीब सी बात है, शिवदत्त को और उनकी बेटी ने ये बोल दिया। जैसे माँ का ना कलेजा फट गया हो, रोने लगी इस बात पर। ए बुढ़िया, रो क्यों रही है? खड़ी हो, भाग यहां से। आज दोनों को बोल दिया किसी ने, वो भी अपनी बेटी ने। दोनों रोने लगे इस बात को लेकर। बहुत तेज गुस्सा थे आज जिनके पिताजी। और जैसे ही चमाटा हाथ उठाया चमाटा मारने के लिए, करिश्मा ने ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे मरोड़। इतनी दम किसी लड़की के अंदर आना। जिस लड़की को संस्कार से पाला गया हो वो हाथ रोक दे, यही बड़ी बात है। फिर तो मरोड़ दिया उसने। और ऐसे मरोड़ का झटका तो उनके जो पिताजी थे दीवार में लड़े जाके। माँ दौड़ती दौड़ती अपने पति को बचाने के, देखा खून बहने लगा यहाँ पर। और करिश्मा अंदर गई, दरवाजे में धड़म से दरवाजा बंद किया अंदर से, और अपना आके लेट गई। थोड़ी देर होती है, रात और बीतती है, 5 बज जाता धीरे धीरे। ये लोग चिल्ला रहे हैं बाहर से, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बात सुनो, दरवाजा खोलो, कोई बात है, क्या हुआ, क्यों बदतमीजी की। अपने हिसाब से समझा रहे, संस्कार की बातें हैं, सब चल रही है। अंदर से रोने की आवाज आती है, जैसे कि कोई किसी को पकड़ के नोचने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि कोई किसी को दबोचने की कोशिश कर रहा हो। करिश्मा चिल्ला रही है अंदर से, वो आवाज करिश्मा की थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और जब माँ जाती है खिड़की के बगल से देखती है तो वो दृश्य इतना भयानक था कि देखकर किसी माँ की आंख फट जाए। उसके कपड़े उसके बदन पर नहीं थे करिश्मा के, और इस हाथों से जैसे इन गुप्तांगों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये माँ देखकर उनका देख नहीं पा रही, आंखें बिल्कुल फटी जा रही हैं। बाहर बनों की लड़की बहुत तेजी से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और थोड़ी ही देर के बाद करिश्मा हवा में आ जाती है, और उसके जो शरीर है ना, यहाँ कमर, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई 4 ऐसे निशान बने हो, खरोंच दे रहा हो कोई, और वहाँ से खून भल 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 निकल रहा हो। मम्मी बहुत परेशान, दौड़ती दौड़ती गई, पिताजी को इनके बताया ऐसी ऐसी चल रही है। वो भी एकदम सन्नाटे में आ गया, लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, सर फटा है, खून फटा है। पिता का प्यार देखो बेटी के प्रति, फटे हुए सर में भी छोड़ दिया अपने आप को, और दौड़ते दौड़ते खिड़की से जाकर देखा, और देखा क्या, उनकी लड़की हवा में, खून पूरा, ब्लड बह रहा है, सब पूरी निर्वस्त्र है। कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ गलत कर रहा है, जबरदस्ती कुछ उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है, संभोग करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन है वो नहीं दिख रहा। नहीं, और किसी माँ बाप को अपनी ही बेटी का संभोग करते देखना कितनी अजीब सी बात है। और ये बात इनके माँ बाप को खली जा रही थी। दौड़ के शिवदत्त जी दरवाजे पर जाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि दरवाजा इतना मजबूत था नहीं, लेकिन आज दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार हो, किसी ने जड़वा दी हो। वो दरवाजे पर हाथ मारते हैं, हाथ पे मोच जैसी आ जाती, लेकिन दरवाजे पर चूम नहीं आती। कोशिश बहुत करते हैं कि दरवाजा टूटे, नहीं। थोड़ी देर और बीतता है, उनको ये तो समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मेरी बेटी हवा में कब होती है? जब कुछ होता है किसी के ऊपर, भूत प्रेत आत्मा घुस गया हो, कुछ तो हुआ उसके साथ। थोड़ी देर 6 बजता है, हल्का सा उजाला होने लगता है। बाहर की उगते हुए सूरज की जब रोशनी इनके आसपास पड़ती है घर में, तो देखा कि आवाज़ भी अब बंद हो चुकी है। वो लड़की भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, पता नहीं कहाँ है। बेबस माँ बाप अंदर अकेले हैं, कोई ऐसा मर्द नहीं जो मजबूती से दरवाज़ा खोल ले। और बाहर किसी को बता दे समाज में तो बदनामी है, बता सकते नहीं। तो देखा कि जब एकदम से सब शांत हो गया तो शिवदत्त जी उठते हैं, शिवबाला जी उठती हैं, और दरवाजे पे हल्का सा ही ठोकर मारते दरवाजा खुल जाता है। तो देखा कि कोने में उनकी बिटिया करिश्मा ऐसा लथपथ पड़ी है, उनके गुप्तांगों से ऐसा सब बह रहा है, कहीं मलमूत्र निकल रहा है, कहीं ब्लड निकल रहा है। ये जो पार्ट होता है लड़की का, उसको जैसे किसी ने खरोच डाला हो, कुछ अजीब सी दुर्दशा, बिल्कुल लड़की बेहोश एकदम।
बाप देख रहे हैं तो बाप को खुद लज्जा आ रही है कि अपनी बेटी को निर्वस्त्र देख लिया। दौड़ते हैं, कंबल पड़ा होता है बेड पर, उठाते हैं, अपनी बिटिया को डालकर संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा शायद ही किसी के साथ हुआ हो और किसी ने ऐसी चीज़ देखी हो। तो जल्दबाजी में अपने ही जो घर के तो डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया गया, वो आए और उन्होंने जब इस हालत को देखा, शिवदत्त जी ने ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो खरोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा गिरने के बाद ही होता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, तब शिवदत्त जी ने जो है अपनी पूरी स्टोरी बताई और बोला कि घर की बात है, कहीं और बाहर न बताना। मरहम लगाया जाता है, सही होने का नाम नहीं ले रही लड़की, बेहोश हो गई है पूरी, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। हर तरीके की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज उन डॉक्टर जी के पास थी उन्होंने सब कुछ कोशिश करके देखी, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं हो पाया। अब क्या करा जाए? तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो काम है ना, ये दवा दरमट से नहीं सही होगी, दुआ से लगेगी, कुछ है जो गलत हुआ है। मेरे संपर्क में एक तांत्रिक हैं, तो बताओ तो बात करी जाए। तो शिवदत्त और शिवबाला जी ने आपस में बातचीत करी और बोले कि ऐसा सही नहीं रहेगा, शायद अभी बात बाहर तक फैलेगी और बड़ा अजीब हो जाएगा। अब कब तक तुम इस बात को संभालोगे? कुछ लोगों को तो पता भी चल गया था कि क्या हो गया भाई, रात में कुछ अजीब टूटने फूटने की आवाज़ें आ रही थी, सब ठीक ठाक है। तो इन्होंने बोला सब ठीक है। शिवदत्त जी हिम्मत करते हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है और जैसे ही तांत्रिक इनके घर के दहलीज पर प्रवेश करने के लिए अपने पैर को बढ़ाता है, अजीब सी चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी सिर्फ एक तांत्रिक समझ सकता है, कोई सामान्य आदमी नहीं, क्योंकि वो चिंगारी कुछ ऐसी थी जैसे किसी भीषण भूत ने किसी के घर पर एक बेहद डरावना और बेहद जकड़ से भरा हुआ कब्जा कर रखा हो। वो प्रेत, वो भूत कुछ ऐसा ही था। जब एक शमशान घाट को बांधा गया था, उस बंधन में जिस अग्नि को देखा गया था, उस अग्नि को संभालने में ये तांत्रिक भी शामिल थे। वैसे ही कुछ आग यहाँ पर आज दिखाई पड़ी। तांत्रिक को लगा इतना भयानक भूत मैंने जब से वो शमशान बांधा है उसके बाद तो कभी नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। पानी था, हाथ में कमंडल में ऐसे मारा, अंदर प्रवेश करते हैं, उस लड़की के पास गए। जैसे ही लड़की को देखा समझ गया कुछ तो है अंदर, और बता दिया उनको तुम्हारी लड़की के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है। कहाँ गई थी? तो सब मम्मी पापा ने डिटेल करा कि वहाँ गई थी और वहाँ से आई थी, तभी से कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, आज तक मेरी लड़की ने ऐसे रिएक्ट नहीं करा। तो बोलते हैं कि ये लड़की नहीं बोल रही है, इसके अंदर कोई है जो इसको अपनाना चाह रही है। तांत्रिक करिश्मा के पास बैठा हुआ था और तांत्रिक को यह सब महसूस हो रहा था कि कुछ तो करिश्मा के साथ गलत हुआ है। करिश्मा के ऊपर आए हुए भूत प्रेत जो भी था उसको पकड़ने की पूरी कोशिश तांत्रिक लगा रहे थे। एक साधना बनाने की तैयारी करी गई। तांत्रिक ने बोला कि मैं एक साधना करता हूं जहां पर इसके ऊपर आए हुए जो भी भूत प्रेत रहा है उसको मैं बुलाऊंगा। इसके लिए तांत्रिक अकेले नहीं कर सकते, एक चेले की जरूरत पड़ती है। तो फिर मठ से एक अपने चेले को बुलाते हैं और एक जो साधना होती पूरी प्रक्रिया लगाई जाती है, जहां पर आप चौखट बनाते हो, एक दीपक जलाते हो, एक मुंड रखते हो कंकाल का, इंसानी रूप का, और एक साधना करना शुरू करते हो। उस साधना के तहत आप किसी भी आत्मा को, जिस भी आत्मा को चाहो वो बुला सकते हो। वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तांत्रिक ही कर सकता है। तो तांत्रिक ने जब बुलाने की कोशिश करी आत्मा, एक आत्मा आती है करिश्मा के अंदर और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब तांत्रिक उसको पकड़ लेता है, लेकिन पता चला कि वो एक आत्मा है ही नहीं। एक आत्मा आई, थोड़ी देर के बाद फिर करिश्मा हिलने लगी, यानी कि कोई और भी थी। फिर वो आती है, फिर तांत्रिक उसको पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरी हो गई, फिर से वो साधना चालू होती है। साधना रुक नहीं रही और आत्मा आने का जो नंबर है वो खत्म नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 10 आत्माएं जैसे किसी इंसान में प्रवेश कर गई। और जितनी भी आत्माएं आई हैं, ये सारी आत्माएं करिश्मा के साथ सिर्फ संभोग करती हैं और उसको प्रताड़ित करती हैं, उसके शरीर को नोचती हैं, उसको जख्म देती हैं। जब तांत्रिक किसी आत्मा को बुलाता है तो उसके भूतकाल को भी देख लेता है कि इसने इसके साथ क्या करा था। और तांत्रिक देखता है कि कैसे जब ये लड़की अकेले बैठी थी तो उसके साथ ये पीछे से आ रहा था। सब मतलब तांत्रिक को दिखाई पड़ रहा होता है। तांत्रिक आज पहली बार हैरान था कि किसी लड़की के पीछे एक नहीं 10 आत्माएं, और वो भी आत्माएं कौन सी? एक वो प्रेत वाले, एक वो सुशील जिसको हेमंत ने मार दिया था, एक खुद हेमंत के ऊपर जब नींबू, मतलब हेमंत याद होगा मैंने बताया था कि हेमंत ने एक नींबू पर पैर रखा था, एक कोई उसके साथ आत्मा थी, वो भी आत्मा आती थी, एक और झुंड आता था। इस तरीके से 10 आत्माएं उसके ऊपर आती थी और जितनी भी आत्माएं आती थी सबका एक ही सरगना था,
एक प्रेतराज। वो प्रेतराज कहाँ का था? जब करिश्मा उस शमशान घाट में उस गेट को खोलती थी और जितनी भी आत्माएं थी सब प्रेतराज के गुलाम में थी। और उस प्रेतराज को कंट्रोल करना या अपने वश में लाना किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक तांत्रिक की बस की बात नहीं। तांत्रिक ने बहुत कोशिश करी, हालांकि इतना तो पता चल गया था तांत्रिक को मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि तांत्रिक हो जाए, तो मतलब कि वो वश में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आत्माएं बोतल में उन्होंने बंद कर दी तांत्रिक साधना करके। लेकिन आखिरी वाली जो थी वो बहुत उद्दंडी थी, वो वही प्रेतराज था। और बार बार प्रेतराज धमकी दे रहा था तांत्रिक को, बगल में बैठे मम्मी पापा वगैरह सब, कि तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ कर इस टुच्ची से बोतल में डाल दे। बहुत चिल्ला रहा था, एक अजीब सी गर्जना, एक अजीब से कमरे का माहौल, जैसे कोई गूंज रहा हो पूरा कमरा। उसकी आवाज़ इतनी वजन थी कि जब भी वो दहाड़ता या चिल्लाता तो ऐसे गर्जना की जो आवाज़ होती है वो आ रही होती है। कोशिश कर रहे तांत्रिक, लेकिन वो बोतल में नहीं ला पा रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब तांत्रिक उस आत्मा के ऊपर कंट्रोल बना लेते हैं और कंट्रोल बनाते हुए ये बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, भगवान के वास्ते इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ गलत होगा। मैं एक ऐसे मंत्र को पढ़ने जा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी संसार से जीवन में, इसलिए आज ही छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। वो प्रेतराज फिर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, मेरा बोतल में बंद कर दोगे, मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं मर ही नहीं सकता। तो तांत्रिक को ये तो पता था कि वो मरेगा नहीं, लेकिन कैद में किया जा सकता है। तो तांत्रिक ने जैसे तैसे अपने मंत्रों को उच्चारित करते हुए वो साधना को पूर्ण करा और एक चीज भभूति सी थी उनके झोले में और निकाल कर ऐसे फेंका और यूं पकड़ा और बोतल में उस आत्मा को बंद कर दिया और उस बोतल को अपने तुरंत झोली में डाल लिया। और उस वक्त के बाद करिश्मा एकदम से सही हो गई। उसको ऐसा लगा कि मतलब सबको देखने में लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तांत्रिक भी इनके मम्मी पापा से बोलते हैं, सही से रहो, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मैं बोतल लिए जा रहा हूँ, बोतल में मैंने सब कैद कर लिया है, आज के बाद कोई भी आत्मा भूत प्रेत तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। बस ध्यान रखना कि किसी ऐसी जगह पर मत लेके जाना जहाँ पर भूत प्रेतों का इनके ऊपर प्रभाव हो जाए। तो मम्मी पापा भी शायद डरे थे, लेकिन इतना तो खुशी थी कि अब कम से कम लड़की हमारी सुरक्षित है। चोट वोट के जो घाव थे जो दवा से नहीं सही हो पा रहे थे, अब दवा लगाकर सही किया जा सकता है। सब कुछ सही हो गया, तांत्रिक चले गए और ये लोग उस समस्या को अब भूलने की कोशिश करने लगे। 1 महीना बीतता है, 1.5 महीना बीतता है, दवाएं पूरी होती हैं, इलाज किया जाता है, पूर्ण रूप से करिश्मा सही हो जाती है, वैसे ही हंसने खेलने लगती है। सब लोग धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कि अब सब शांत हो गया। ये लोग एक तरीके से भूल चुके थे कि घटना जो भी हमारे साथ घटित हुई थी वो भी कोई अजीब सी थी, लेकिन ये शायद इनका भ्रम था, शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, ये नियति नहीं चाहती थी कि ये परिवार ऐसे ही खुशहाली के साथ गुजरे। कुछ अजीब सा आने वाला था इनके घर में, अब कुछ ऐसा आने वाला था जो इनके घर को पूरा बर्बाद कर देगा। मौत का एक नंगा नाच जो कभी शायद किसी ने सुना होगा। एक समय बीतता है, 6 महीना 7 महीना, इसके पेट में कुछ अजीब सा गड़बड़ होने लगा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती, बड़ा तेज दर्द करने लगा पेट, शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे, हार्मोनल चेंज जैसे होने लगे। जो लड़की थी वो बहुत बड़ी सी होने लगी, जैसे एक महिला में परिवर्तित हो रही हो, गर्भवती महिला जैसी परिवर्तित हो रही हो। पेट निकल रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, मरोड़ रहे हैं पूरे पैर, बाल अजीब से हो रहे हैं, चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो रहा है। इसको पता नहीं क्या हो रहा है। मम्मी पापा बड़े परेशान, डॉक्टर को बुलाया गया तो देखते हैं कि इनको कोई शायद मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा पता चलता है। हर एक इंसान थोड़ा परेशान है क्योंकि ये लड़की अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। दर्द भी हो तो असहनीय दर्द हो, इतना दर्द हो कि कराहे तो रोती ही चली जाए, मोहल्ले के लोग आ जाएं, रिश्तेदार के लोग आ जाएं, संभालने की कोशिश करते, जो अपना होता है ना घर के अंदर कुछ खिला दो, पिला दो, पानी पिला दो, ये सब करने की कोशिश करते, लेकिन उस लड़की को इतना असहनीय दर्द था कि वो सहन ही नहीं हो पा रहा था। जब ये जाकर इसको लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जब सिटी स्कैन होता है, जब होता है ना किसी का बच्चा होता है, प्रेगनेंसी वाली सीन होती है, तो वहाँ के डॉक्टर ने देखा होगा कि कुछ प्रेगनेंस वाला होता है, उनको महसूस हो जाता है। बोला कि आपकी बेटी के साथ कुछ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ प्रेगनेंसी वाला सीन तो नहीं। तो मम्मी पापा ने कहा भी शादी वादी तो है नहीं, फिर लड़की कहीं बाहर गई नहीं, प्रेगनेंसी क्या ही होगी, कोई दिक्कत हो गई होगी शायद। लेकिन इतने बदलाव जो थे वो डॉक्टर को समझ में आ रहे थे, इनके मम्मी पापा को नहीं समझ में आ रहे थे। जब रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला उनके पेट में बच्चा। और ये रिपोर्ट जब शिवदत्त जी और शिवबाला जी देखते हैं, उनको अजीब सा दंग रह जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है।
बच्चा, वो भी मेरी बेटी का। एक रात की बात है, हॉस्पिटल में बेटी है, दोनों लोग घर पर आए हुए थे और घर पर एक अजीब सी गूंजने की आवाज़ आती है, जिसको तुम लोगों ने सोचा था कि आसानी से निकाल दूंगा, वो फिर से वापस आएगा। सुबह होती है, मम्मी पापा इनके नहीं, सुदत्त बालाजी वो भयभीत तो थे ही कि अजीब सा कुछ तो है। उनको ये तो पता था कि मेरी बेटी के साथ जो पहले था कुछ तो अजीब है, इतना मतलब मेडिकल जैसी सीन नहीं है। हॉस्पिटल से एक न्यूज आती है, एक फ़ोन आता है, और ये फ़ोन जो है सुनकर कि मम्मी पापा एकदम से दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आवाज़ पता है क्या आती है कि जब मैंने दोबारा सीटी स्कैन करा है तो अब बच्चे का रूप बड़ा हो गया है एकदम से। एक और सीटी स्कैन करा जाता है, जो भी स्कैन मुझे नाम नहीं पता क्या करा जाता है, स्कैनिंग कुछ करी जाती है, बच्चा देखा जाता है उसमें, अल्ट्रासाउंड जो भी होता होगा। तो जितनी बार भी वो रिपोर्ट ली जा रही है उतनी बार बच्चे का रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। और ये पहली बार किसी मेडिकल में ऐसा हुआ होगा। एक बच्चा नहीं, कई सारे बच्चों का रूप, कई सारे बच्चों के बनावट, कोई आदमी जैसा, कोई जानवर के जैसा, कोई कुत्ते के बच्चे के जैसा, कोई ऐसा लगता है कि सिर्फ एक डंडी पड़ी हो, कभी ऐसा लगता कुछ नहीं है। अजीब अजीब सी रिपोर्ट है यार। ये सारी चीज़ें जब शिवदत्त जी को पता चलती हैं, उनको ये तो पता चल गया था कि कुछ तो अजीब सा था, क्योंकि ये मेडिकल वाला कोई सीन नहीं है, ये जरूर वही वाला केस है जो पुराना घटित हो चुका है, ये जरूर कुछ ना कुछ वहीं से कनेक्टेड है। शिवदत्त जी कोशिश करते हैं कि तांत्रिक को फिर से बुलाया जाए। तांत्रिक को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, पर तांत्रिक मिलता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। कितनी कोशिश कर ली, फ़ोन नहीं मिल रहा है। इधर वो मेडिकल वाले परेशान है कि बच्चा बदल रहा है प्रति रिपोर्ट में, इधर शिवदत्त जी परेशान है कि तांत्रिक का फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो शिवदत्त जी कोशिश करते हैं और एक फैसला बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, तांत्रिक के पास घर ही जाते हैं जहाँ पर तांत्रिक रहते हैं। तो शिवदत्त जी वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, जब मठ के पास पहुँच रहे हैं शिवदत्त जी, वहाँ के लोगों से जब पूछताछ करी गई कि तांत्रिक कहाँ है जो आए थे, तो पता चलता है कि वो तांत्रिक अभी इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी आकस्मिक एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके बाद तांत्रिक की मृत्यु हो गई, और ये मृत्यु कुछ अजीब सी थी। तो वहाँ पर जो चेले थे, जब उनसे बातचीत करी शिवदत्त जी ने कि आखिर हुआ क्या था, तो पता चला कि जिस दिन उस बोतल में कैद करके उस प्रेतराज को ला रहे थे तांत्रिक जी, उसी दिन अकस्मात उसी शमशान घाट के थोड़ी सी दूर पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी। शिवदत्त जी बहुत हैरान हुए, अब कैसे क्या करेंगे। तो बोले कि अच्छा एक और बात बताओ, उनके हाथ में जो बोतल थी वो कहाँ है। तो चेला बोलता है कि वो जो बोतल में प्रेत था, उसी को दफनाने के लिए वो शमशान घाट जा रहे थे कि वहीं पर उसको बंद करके फिर से शमशान घाट को बंधन लगाकर फिर वापस चले आएंगे, जिससे प्रेतराज कभी वापस ना आ पाए। लेकिन आकस्मिक ऐसा हो गया जो सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये बताओ, बोतल फूटी है कि है अभी? नहीं शिवदत्त जी, वो फूट गई थी। फिर क्या हुआ? पंकज याद है, वो हेमंत याद है,